नमस्कार आई। काम पे नहीं गया? हाँ जाना है ना, बाद में जाना है। हाँ जा। आई हाँ अभी ना बहुत हो गया तेरे घुटने का। हाँ। इस महीने ऑपरेशन करा डालो। हाँ रे करा लूंगी। हाँ और नहीं तो क्या। ये रिमोट किधर रखा है? देख वहीं कहीं होगा। मिला? हाँ मिला। ये आई मस्त कड़क चाय पीने का मन हो रहा है। तो बना ना 2 कप इलायची डाल के। मैं बनाता हूँ, बैठो। बिना चीनी वाली। हाँ? आई हाँ स्वीटी स्कूल नहीं गई क्या? अरे नहीं, उसका बुखार नहीं उतरा अब तक। तरह की। क्या हुआ? वैसा पानी पी रहा था और पूरा पानी मेरे ऊपर आई। अभी हंसो मत, मेरे को ठंड लग रही है कुछ पहनने के लिए। तो जा ना, बेडरूम में जा और अलमारी में दिनेश के कुछ कपड़े हैं, पहन ले। सोनू मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो पापा की टी शर्ट है ना? स्वीटी बेटा तुम सो जाओ। उठी क्यों? हाँ ओहो अभी बुखार है। सुनो मैं तुम्हारे लिए खीर बना रहा हूँ अभी, ठीक है? गुड गर्ल, सो जाओ। ये ठीक है ये। अरे तुझे तो एकदम ठीक हो गया। आपका बैंक वाला काम हुआ? अरे कहाँ, वो चल ही रहा है बस। कहते हैं अभी आधार कार्ड का फोटो ठीक नहीं है। जाने क्या क्या, ये सरकारी काम कोई आसान होते हैं? पीछे लगो तब जाके कहीं होता है। जाने तो क्या बिगड़ता है, आधार कार्ड नहीं है। अरे दादा प्रीमियम भरा की नहीं रे? हेलो हेलो। हाँ अरे पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, बाद में हमको मत बोलना कि हम नहीं बोला। अब जल्दी जाके प्रीमियम भर दो। शहरों में जितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से लोगों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। हमें अक्सर ये नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो बड़े बुजुर्ग अकेले रहते हैं वो अपराधियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं, और अगर अपराधी कोई करीबी इंसान हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। लक्ष्मी वागले सोनू को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। बड़ी आसानी से उन्होंने सोनू पर इतना भरोसा कर लिया था कि वो सोनू को घर की हर छोटी बड़ी बात बताने लगी। लेकिन इस तरह के अंधविश्वास का अंजाम कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। सर हाँ पता क्या फोन किसने किया था? सर एक मिस्टर चैटर्जी हैं, उन्होंने फोन किया था। पाटिल बाकी लोग का स्टेटमेंट लो। चलो उस चैटर्जी को मिलते हैं। ये रहे मिस्टर चैटर्जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने फोन किया था? है सर वो बच्ची स्वीटी लक्ष्मी की पोती थी और उसकी माँ श्वेता 7 महीने पहले ऑफ हो गई। तब से वो अपनी नानी के ही साथ रहती थी। नहीं सर, स्वीटी के बाप दिनेश वो तो अलग रहता था। लक्ष्मी और दिनेश में पट्टी नहीं थी और सास और दामाद में तो आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। सर 3-4 महीने पहले दिनेश 3 नंबर के एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। उसके बाद लड़ाई थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो ये रोज का ही था सर। तो अभी फिलहाल में किसी नए आदमी को इनके यहाँ आते जाते देखा है? ना सर। एक मिनट सर। सर हम दोपहर में फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था तो
तो अचानक एक औरत भागती हुई सीढ़ियों से छत की तरफ चली गई। अब ये औरत कौन थी हमको मालूम नहीं था। सावंत, एक चीज नोटिस की तुमने? छत इंटरकनेक्टेड है। हाँ सर, और छत के जरिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आराम से आ जा सकते हैं। छत का चप्पा चप्पा स्कैन करो, हो सकता है खून के छींटे, जूतों के निशान या फिर कोई और सुराग मिल जाए। जी सर। चल। चटर्जी साहब, ये छत हमेशा खुली रहती है क्या? हाँ सर। तुम कौन हो? मैं सर सोनू, यही 2 नंबर बिल्डिंग में रहता हूँ। 2 नंबर तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सर, फैमिली जैसी थी मेरी ये। लक्ष्मी आई को आई बुलाता था सर मैं। स्वीटी मामा बोलती थी सर मेरे को। मैंने मना किया था आई को कि दिनेश को घर से बाहर मत निकालो। किस बात पे लड़ाई होती थी दोनों की? किस बात पे क्या सर? दिनेश का चक्कर चल रहा था सर, सलोनी के साथ। सलोनी कौन है? मेरे को लगा आपको मालूम होगा सर। सलोनी बार डांसर है सर, यही बाइकोला में रहती है। बार? दिनेश शादी करना चाहता था इसके साथ, लेकिन आई सख्त खिलाफ थी कि शादी नहीं होगी। आखिरी बार कब देखा था उसे? यही 1-2 दिन पहले सर। आज नहीं तो कल तो मरेगी ना। ये प्रॉपर्टी पैसा किसका? मेरा। अरे उसमें से 1 लाख रुपए तो मांग रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी आईसीयू में थी और तू इसके साथ? कुछ भी भूली नहीं हूं मैं। अरे 1 लाख क्या, 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुझे इस नचनिया पे लुटाने के लिए। और देखते रहना, सारा पैसा मैं स्वीटी के नाम कर जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। अब देख मैं तेरे से कैसे पैसा निकलवाता हूँ। चल सलोनी। पता नहीं सर दिनेश को क्या मिला, सब लोगों को मारकर। सावंत, उस दिनेश और सलोनी को उठा लो, देखते हैं क्या निकलता है। उनके सर के पीछे किसी भारी भरकम चीज से चोट की गई थी। इतनी बुरी तरह की खोपड़ी फट गई। उसके बाद पेट में 7 बार चाकू से वार किया, फिर उस मासूम बच्ची का गला काटकर उसे भी मार दिया। अपराधी ना ताला तोड़ के घुसा, ना ही कोई हाथापाई का निशान है। मतलब कि जो भी लक्ष्मी जी के घर में घुसा वो उनके जान पहचान का ही था। तुम्हारे पास तो उनको मारने का पक्का मोटिव भी था। जितनी नफरत तुम अपनी सास। क्या कह रहे हैं सर? सास को छोड़िए, मैं अपनी बेटी को मार दूं? क्यों? दिनेश की सास और उसकी बेटी, उन दोनों के रहते हुए तुम दोनों शादी नहीं कर सकते थे, और तुम दोनों को लक्ष्मी की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी। इसलिए दिनेश ने उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, दिनेश वैसा आदमी नहीं है सर। वो तो स्वीटी से बहुत प्यार करता था। इतने साल के सर्विस में मैं एक बात सीख गया हूं कि लड़की और लालच, इन दोनों के चक्कर में इंसान वो काम कर जाता है जिसे करने से पहले शैतान भी 2 बार सोचे। तो फिर क्या तुमने मारा स्वीटी को? नहीं नहीं सर, मैं कैसे मार सकती हूँ स्वीटी को? वो तो मेरी बेटी जैसी थी सर, और स्वीटी भी मुझे बहुत लाइक करती थी। आई शपथ सर, मैंने नहीं मारा उसे। उस दिन तुम काम पे नहीं गए थे तो कहाँ थे तुम? उस दिन मैं सलोनी के साथ उसके घर पे था सर। अच्छा, तुम तो इधर थी ना, लक्ष्मी जी के घर पे। उनके पड़ोसी ने तुम्हें छत पे जाते हुए देखा था जब तुम मर्डर करके वहां से भाग रही थी। नहीं सर, झूठ है ये। मैं तो अपने घर पे थी उस टाइम। आप चेक कर सकते हैं सर। इस बार ऐसी चाल खेली है ना मैंने, देखना पुलिस झक मार के इन दोनों के पीछे ही जाएगी। ये क्या बाबा आदम के जमाने का डिजाइन है, मुझे नहीं पसंद। हाँ तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, पसंद कैसे आएगा? मतलब फिर किसके लिए ये? मोहम्मद अली रोड पर एक दुकान है, तुम ये सारा सामान वहां पर लेके जाना और बेच आना। ये सब? हाँ, ये सब अपन बेचेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या? समझदार तो तुम हो। समझदार हो तो मैं अजीब अजीब चीजें करता। हटो।
अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? ये लो शर्ट पहनो। जल्दबाजी में गलती कर दी ना दिनेश राव। देखो तुम्हारी टी शर्ट मिल गई उस बिल्डिंग के पीछे कचरा पट्टी से, और स्वीटी और लक्ष्मी जी के खून के निशान भी है इस पे। क्या नहीं? टी शर्ट मेरा ही है सर ये, और जब से घर शिफ्ट किया 5 महीने पहले तो टी शर्ट वहीं पे रखा था आई की अलमारी में। देखो ये कहानी किसी और को सुनाना, समझा? वरना हलक में हाथ डालकर सच्चाई निकलवा लूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, पिछले 5 महीने से टी शर्ट मैंने नहीं पहना, आई शपथ। कॉल रिकॉर्ड की सबसे वारदात के वक्त सलोनी का फोन बाइकला में था, और उसी वक्त इस मोबाइल से फोन भी किया गया था सर। इसका मतलब सर चैटर्जी ने जिस लड़की को भागते हुए देखा था वो सलोनी नहीं थी। उनका एलिबाई क्रॉस चेक करो, पता करो क्या ये लोग वाकई में उस वक्त भाईकाला में थे या फिर ये पुलिस को भटकाने की चाल है। सर टी शर्ट पर डेट 5 महीने पहले की है। बिल्डिंग के बाजू वाले धोबी से पूछा तो उसने बताया कि उसी का लिखा हुआ है। दिनेश ने भी कहा कि पिछले 5 महीनों से उसने ये टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि लक्ष्मी जी की अलमारी में थी। सर दोनों के बयान मैच कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है सावंत कि पिछले 5 महीनों में दिनेश कभी भी लक्ष्मी के यहाँ जाके अपनी टी शर्ट ले गया हो, या फिर उसने खुद ने यह खून नहीं किए बल्कि किसी और से करवाए हैं। तो अब सर और रगड़ना है उनको? नहीं, वो दिनेश और सलोनी को छोड़ दो। अभी तक हमारे हाथ ऐसे सबूत नहीं लगे हैं जिसके बिना पर हम उन्हें यहाँ रोक सके, लेकिन जल्दी ये लगने वाले हैं। मैंने ऐसी चाल चली है कि पुलिस झक मरा के भी उनके पीछे जाएगी। थोड़े डिंगे मार रहे थे ना, छूट गया दोनों। अब दूसरा इंतजाम करेंगे। सोनू का दिमाग देखा नहीं है तुमने। पता नहीं क्या दिखाओगे तुम। मेरी तो डर के मारे जान ही सूखी जा रही है। एकदम कसम से कह रही हूँ मैं, बहुत डर लग रहा मुझे। एक के बाद एक गलती किए जा रहे हो तुम। एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी, और दूसरी को छिपाने के लिए तीसरी। कोई गलती नहीं किया मैंने, और मैंने जो भी किया है ना हम दोनों के लिए किया। अगर अपन फंसे डूबे तो एक साथ डूबेंगे। छोड़ो, अभी मूड नहीं है मेरा। गुस्से में सबसे ज्यादा मजा आता है पागल। सोनू एक खतरनाक रास्ते पर निकल चुका था। कानून से आंख में चोली खेल रहा था। शक के दायरे में और भी लोग थे, लेकिन उनका भी मोटिव साबित नहीं हुआ था। इसलिए सूझबूझ दिखाते हुए पहले पुलिस ने इस केस के दूसरे पहलुओं की जांच की और फिर उल्टी तरह से सोचना शुरू किया। अब वो चोरी किए गए माल को ट्रैक करते हुए मुजरिम तक पहुंचना चाहते थे। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनके लिए नशा सा बन जाता है, पर अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो ये भूल जाता है कि जुर्म की जिंदगी छोटी होती है और उसका अंजाम दर्दनाक। अब देखना यह था कि घबराहट में सोनू क्या कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे पुलिस को उस पर शक हो जाएगा, या फिर वो पुलिस को चकमा देने के लिए कोई दूसरी तरकीब निकाल लेगा। सावंत सर, हमें पता करना है लक्ष्मी की प्रॉपर्टी असल में थी कितने की। देखो कोई बैंक डॉक्यूमेंट या फिर पासबुक मिला तो। जी सर। चल तुम इकडे बघा। हाँ सावंत, कुछ नहीं मिला सर। अरे सर, आप लोग यहाँ पर? कुछ पता चला आप लोगों को कि किसने किया? हाँ चल जाएगा पता। यार तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ
तुम तो लक्ष्मी जी के काफी करीब थे ना, फिर तो तुम्हें पता होगा उनका अकाउंट कौन से बैंक में था। सर मैं करीब ज़रूर था, लेकिन ये बैंक अकाउंट की बातें ये सब ये घर वालों को ज़्यादा पता होती हैं। अब था तो मैं पड़ोसी। दिनेश को ज़रूर पता होगा अगर आप उससे पूछेंगे तो। दिनेश होता है यहाँ पर तो आपको पता चल जाता, लेकिन है नहीं वो यहाँ पर। अच्छा, कहाँ गया वो, कुछ पता है? सर मालूम नहीं है कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अब दिनेश है मेरे बड़े भाई जैसा, लेकिन तो पैसे लोगे मुंह खोलने के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात इतनी सी है कि दिनेश जिस हिसाब से रात को यहाँ से चोरी चुप के निकला था, काफी डाउटफुल लग रहा था वो। आप कौन है? ये मेरी भाभी है। नमस्ते। नमस्कार। यार सोनू, काफी महंगे शौक है तुम्हारे यहाँ। हाँ सर, वो थोड़ा बहुत मुझे म्यूजिक का शौक है। तो वो काम क्या करते हो तुम? काम तो सर मैं सेल्समैन हूँ। मैं पावर ऑप्टिमाइजर बेचता हूँ घर घर जाकर। ये मेरे भैया हैं। हाँ जी। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि सेल्समैन की सैलरी में कैसे इतना सब कुछ। भैया अमेरिका में रहते हैं। हाँ, वहाँ से हर महीने पैसे भेजते हैं, तो सब कुछ सब चाय। अरे भाभी दो कप नहीं, छोड़ो चाय कॉफी फिर कभी। बस इतना बताओ, तुम्हें पता है लक्ष्मी जी का अकाउंट कौन से बैंक में था? नहीं सर, सच में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब बताइए ना क्या बात है। सर एक आइडिया है, बिल्डिंग के मेंटेनेंस का चेक जनरली सेक्रेटरी के पास जाता है, शायद उन्हें पता हो। हाँ, चैटर्जी अंकल को पता होगा, वो इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। हाँ, मैं लेके चलता हूँ आपको, चलिए। चल। नमस्कार सर, लक्ष्मी जी का एसबीआई में अकाउंट था। का पेमेंट वगैरह सब क्लियर है? हाँ सर, लक्ष्मी जी का मेंटेनेंस का पेमेंट हर महीने के 5 तारीख को आ जाया करता था। ये फोटो कब की है? 4 साल पहले का है सर, गणेश उत्सव का। क्या देख सकता हूँ मैं? हाँ सर। देख रहे हो सावंत, कितने सारे गहने पहने हैं। हाँ सर, जितना हमें इनके घर से बरामद हुआ उससे कम 5 गुना ज्यादा। इस फोटो को हम रख रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, बैंक मैनेजर से बात करो और पूरा डिटेल निकालो। धन्यवाद। और हाँ, इस फोटो को एनलार्ज करो। जितने भी गहने लक्ष्मी जी ने पहने हैं उनके डिज़ाइन का प्रिंट आउट निकालो और सारे सोनार और ज्वेलरी शॉप वालों को दिखाओ जो हमारे लिस्ट में है। सावंत, एक बात शुरू से खटक रही है मुझे कि दिनेश हमेशा अपने सास से झगड़ता था पैसे को लेकर, और सोनू ने भी बताया कि दिनेश और सलोनी लक्ष्मी से लड़ाई करते थे गहने और पैसों को लेकर। तो तुम्हें क्या लगता है दिनेश, मतलब सास तो फिर भी एक बार ठीक है, अपनी खुद की बेटी का खून करेगा? आंटी केबल कंपनी से आया। अच्छा, आजा। सलोनी मैडम है क्या? नहीं रे, वो तो बाहर गई है। क्या काम था? वो मेरे को फोन किया मैडम ने, कह रही थी कि केबल का प्रॉब्लम है, कुछ चैनल नहीं चल रहा। तो चेक कर लेना, मेरा मराठी चैनल भी क्लियर नहीं दिखता है। मैं अभी बराबर चेक करता हूँ। हाँ। मौसी, पानी मिलेगा क्या? हाँ, देती। ये क्या प्रॉब्लम था बेटा? वो
पीछे का प्लग ढीला हो गया था। अच्छा। अभी मराठी चैनल पे चलेगा। अच्छा। अभी आप फोन करना कुछ प्रॉब्लम हो तो। हाँ हाँ। नमस्कार। सुनो, हाँ। प्लीज यहाँ से कहीं चलते हैं ना। तुमने कहा ना कि पुलिस को उस गहनों का डिजाइन मिल गया है। सुनो, पुलिस को तुम पे शक हो गया तो? किसी के बाप से नहीं डरता मैं। तुम देख लेना, पुलिस मुझे टच तक नहीं कर पाएगी। हाँ, ये मुंबई में नहीं रह सकते गहने, ना इन्हें यहाँ पर बेच सकते, ये एक प्रॉब्लम है। तो सुनो सुनो, जब तक मामला ठंडा होता है तब तक प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज। 2.5 लाख का कर्जा है मेरे सर के ऊपर, कौन चुकाएगा? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैंने बात कर ली है। मैं कानपुर जाऊंगा, ये सब गहने लेकर मैं कानपुर जाऊंगा, वहां बेच दूंगा और आ जाऊंगा वापस, बस। और तब तक पुलिस गेट पे आ गई तो क्या बोलूंगी मैं पुलिस को? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उन्हें कह के जाऊंगा कि मैं कानपुर जा रहा हूं। तुम्हें पता है, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसी के पीछे पागल हूं मैं। अच्छा, तुम देखना, पागल होगी पुलिस। सर, सर मुझे 1 हफ्ते के लिए कानपुर जाना है सर। वो क्या है कि मेरे घर वालों ने मेरी सगाई पक्की कर दी है सर। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा कानपुर का एड्रेस है और ये कानपुर का नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर। तो आपको जैसे भी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कर लेना सर। बस इतना ही है कि स्वीटी और आई को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, अपना तो रिकॉर्ड है, ना ही किसी मुजरिम को कभी छोड़ा है और न ही किसी बेकसूर को सजा दिलाई है। और जिसने ही तेरी आई और स्वीटी को मारा है ना, वो नहीं बचेगा। हाँ सर, थैंक यू। हाँ आमिर भाई, हाँ मैं कह रहा हूँ कि सब सेट हो चुका है। हाँ मैं आज शाम की ट्रेन से आ रहा हूँ। हाँ, खुदा हाफिज़। क्योंकि सोनू हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था, इसलिए पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो उसे जाने से रोक पाते। सोनू जानता था कि किसी भी मुजरिम के जुर्म का पहला सबूत उसका डर होता है, इसलिए उसने डंके की चोट पर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी सारी जानकारी दे दी ताकि उस पर किसी भी तरह का शक न जाए। लेकिन वो ये भूल गया था कि जुर्म अपने निशान पीछे छोड़ ही जाता है और उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे पकड़वा सकता था। सोनू अपनी आगे की प्लानिंग में लग गया। पुलिस की तफ्तीश भी जोरों पर थी। ये एक ऐसा पेचीदा केस था जिसमें हत्या और चोरी दोनों हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा था। सर, मेरी बैंक मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले लक्ष्मी ने अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया। टोटल 8 लाख कैश और 50 तोले सोना, सब कुछ निकाल लिया। ये उसका पर्सनल अकाउंट है? सर, ये उनकी बेटी श्वेता का अकाउंट है, जिसका नॉमिनी श्वेता का हस्बैंड दिनेश था। फिर कुछ 7 महीने पहले श्वेता ने दिनेश को हटा के अपनी मां लक्ष्मी को नॉमिनी बना दिया। श्वेता की डेथ के बाद से लक्ष्मी इस अकाउंट को हैंडल करती है। मुझे लगता है सावंत, श्वेता को दिनेश और सलोनी के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा। जी सर, श्वेता बीमार थी और उसे इस बात का डर था कि उसके जाने के बाद स्वीटी का क्या होगा, इसलिए उसने दिनेश को हटा के अपनी मां को नॉमिनी बना दिया। और इस बात पे दिनेश लक्ष्मी से भिड़ गया और उसने उसे धमकी दी, तो लक्ष्मी डर गई, तो उसने फैसला किया कि वो अपना बैंक ही बदल देगी। और इस बात की भनक दिनेश को भी लग गई। तो सारी थियरीज दिनेश की तरफ ही इशारा कर रही हैं। सिर्फ एक पक्के सबूत की ज़रूरत है। कत्ल का वो हथियार या फिर चोरी का माल। दिनेश को उठाते हैं फिर से। सर आप लोग, क्या हुआ सर? चलो अच्छा है तुम यहाँ आओ। घर की तलाशी लेनी है। क्यों सर, अब क्या हुआ? सर बट हुआ क्या है? सर, कैश और ज्वेलरी। मुझे नहीं पता कहाँ से आया।
आई शपथ सब। बाकी का पैसा ज्वेलरी कहाँ है दिनेश? सर मुझे नहीं पता सर। ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे, ले चलो इन दोनों को। चल सर नहीं सर, चल एक मिनट सुन सर। चल। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? सर हमने कुछ नहीं किया, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। और सारे सबूत और गवाह तुम दोनों के खिलाफ हैं। तो अगर तुम बचना चाहते हो तो ये बताओ कौन तुम्हें फंसा सकता है? पता नहीं सर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है सर। अच्छा, तुम्हें पता था तुम्हारी सास अपना बैंक बदलने वाली थी? नहीं सर, वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। आई को मुझ पे एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं था। ज़रूरत पड़ने पे कभी उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, लेकिन बाहर वालों की हमेशा वो हेल्प करती थी। बाहर वाले? हाँ सर, सोनू, वो 2 नंबर की बिल्डिंग वाला। आई ने खुद उसको 5-6 बार पैसे उधार दिए हैं, वो भी 10-20 हज़ार करके। लेकिन वो सोनू क्यों पैसे उधार मांगने लगा? उसका भाई तो अमेरिका से पैसे भेजता है ना उसके लिए। भाई का कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन इतना पता है कि वो बिल्डिंग में हर दूसरे आदमी से उधार लिया करता था। आई को उस पर बहुत ट्रस्ट था। सावंत, मुझे सोनू की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चाहिए। सर चोरी हुए गहनों में से एक डिज़ाइन को आइडेंटिफाई किया गया है। मोहम्मद अली रोड के एक सुनार को ये बेचा गया था। साहब, 4 दिन पहले एक औरत आई थी ये गहने बेचने के लिए। मुझे 1% डाउट हुआ, पर मैंने कुछ नहीं बोला। डाउट किस बात का? साहब, एंटीक मराठी जाड़े गौत्री स्टफ के गहने अगर एक बुर्का पहने औरत बेचने के लिए आती है तो डाउट तो होगा ना सर। घर में CCTV कैमरा नहीं है क्या? नहीं साहब, छोटी दुकान है, कैमरा नहीं है। अरे पब्लिक की सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए हैं। साहब, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। कल तक अगर यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं लगा ना तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। ये पंचनामा करके ये सब गहने जब्त करो। सर, कानपुर वाले मिश्रा जी का फ़ोन आया था। सोनू ने जो नंबर और एड्रेस हमें दिया है वो सही है। मुझे लगा ही था। अरे तो फिर से आ गया, सुधर जा। वो मिश्रा से को उस पर नज़र रखें। और बाकी कुछ डिटेल पता चला? सर, सोनू के ऑफिस से कॉल शीट्स मिले हैं। वारदात वाले दिन यानी कि 4 तारीख को वो शाम तक कांदीवली में ही था। सर, रजिस्टर में जो टाइम दर्ज है उसके हिसाब से जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त उसने 2 सेल भी किए, तो मर्डर कैसे कर सकता है? कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे सर? उसका बैंक डिटेल चेक किया तुमने? पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाए हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई सर। शुरू के 7 महीनों में पहली तारीख को उसके भाई के फॉरेन अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते थे, लेकिन पिछले 4 महीनों से 1 भी रुपया नहीं आया। और आज की तारीख में लगभग उसका अकाउंट खाली है। हाँ, तो इसीलिए वो हर किसी से पैसे उधार मांगता रहा। तो दिनेश वाज राइट। लेकिन उसके भाई ने अचानक पैसे भेजना बंद क्यों कर दिया? सर, इसका जवाब तो उसका भाई ही दे सकता है। उसके फॉरेन अकाउंट से उसका नंबर निकालते हैं, सोनू के भाई से कांटेक्ट करते हैं। अम्मा प्रणाम। क्या हुआ? मुंह की बुला के बैठी हो? सब ठीक है मुंबई में। कहाँ ठीक है? उस चुड़ैल ने अपनी चंगुल में फांस लिया है तुझको। अरे अम्मा, तुम हर बार एक ही बात क्यों करती हो? हाँ, छोड़ दो। तू उसे छोड़ दे और कानपुर वापस आ जा। अरे क्या रखा है बम्बई में? अम्मा, बम्बई में जिंदगी है मेरी, पैसा है वहां पर।
मुझे आप लोगों की तरह कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है यहाँ पर। तो हर बार एक ही बात की रट लगाना छोड़ दो आप। हेलो। हाँ आमिर भाई, सोनू बोल रहा हूँ। माल चेक किया क्या? हाँ भाई, चेक कर लिया, पूरे 12 लाख का है। कानपुर में मेरे भैया भाभी का एक अकाउंट है जिसको आज तक अपन ने इस्तेमाल नहीं किया। तो आप एक काम करना, उसी में पैसा डलवा दो। ठीक है भाई, हो जाएगा। बस बैंक का डिटेल मुझे मैसेज कर दो। करता हूँ मैं, ठीक है। बेटा पापा है? हाँ एक मिनट पापा। मिस्टर भोसले जी, क्या आपने इस महीने की 4 तारीख को पावर हाउस कंपनी का ऑप्टिमाइजर खरीदा था? 4 तारीख को? हाँ हाँ, क्यों? इसी सेल्समैन से खरीदा था। चेहरा तो याद नहीं है मुझे, लेकिन वो सेल्समैन की दाढ़ी थी, इतना याद है मुझे। हेलो। हाँ शीतल, सगाई की डेट्स फिक्स हो चुकी हैं परसों, और सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं तरसों तक मुंबई आ जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। एक नंबर का शातिर खिलाड़ी है सो। उसने भाप लिया होगा कि शीतल का फोन टैप हो रहा है, इसलिए कोड वर्ड में उसने अपना मैसेज पास कर दिया। मैसेज? सगाई, सगाई, इसी में कोई क्लू छुपा है सावंत। सर आपने एक चीज नोटिस की, शीतल की आवाज कांप रही थी। मेरे ख्याल से वो इस वक्त काफी टेंशन में है। जब मिट्टी गीली हो तो खुदाई करना आसान हो जाता है। आप लोग? सर सोनू घर पे नहीं है। फिर मैडम, इसे पहचानती हो? मोहम्मद अली रोड के जिस दुकान पे तुम इसे बेचने गई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है तुम्हें। सर हो ही नहीं सकता, उस दुकान पे कोई सीसीटीवी कैमरा। लेकिन सर, लेकिन साहब मेरी बात सुनिए। सर इस ज्वेलरी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सर एक मिनट। हाँ सर, मैं भी सेल्समैन ही हूँ। 4 तारीख को तुम ही गए थे ना कांदिवली, सोनू के बदले। 4 तारीख को बता। वो सर वो सर अपन दोनों की सेटिंग थी। दोनों में से एक का अर्जेंट कोई काम रहेगा ना, तो दूसरा उसका कॉल संभाल लेने का। तावड़े सर, इसका स्टेटमेंट लो। परफेक्ट एलिबाई, परफेक्ट क्राइम। इतना परफेक्ट कि दूर दूर तक उस पर कोई शक न जाए। केस तैयार है सावंत, और गवाह भी तैयार है, और इस शीतल का कन्फेशन भी मिल जाएगा। अब इस सोनू को कोई बचा नहीं सकता। बहुत भगाया साले ने। अरे आप लोग यहाँ पर से? हाँ, तेरी सगाई में आए हैं। लेकिन तेरी सगाई तो टूट गई ना, तो अब कहाँ जा रहा है तू? तुम ही से पूछ रहे हैं, बताओ। मैं कुछ समझा नहीं सर। अच्छा, हमें कैसे पता कि तुम यहाँ मिलोगे? मैं आपको खुद बता के आया था सर कि मैं कानपुर आ रहा हूँ। सुन रही जी? हाँ, मतलब इस वक्त इस कंपार्टमेंट में। आवड़े, तेरा ये दोस्त आमिर, इसी ने तेरा टिकट बनवाया ना, ये भी अपने साथ मुंबई आ रहा है। और हाँ, वो कुछ गहनों के बारे में बता रहा था। तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? शीतल ने सब कुछ बता दिया। कैसे तुमने लक्ष्मी और स्वीटी का खून किया, फिर कैसे तुमने सारे गहने और पैसे चुरा लिए, और फिर कैसे बड़ी चालाकी से शक की सुई दिनेश और सलोनी की तरफ ले आए। सब कुछ।
शीतल। हाँ, तेरी शीतल भाभी। अरे रे 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 रे, तेरा भाई जो है ना अमेरिका में, उससे भी बात की हमने। अपनी भाभी के साथ सो रहा था वो, मैंने खुद उसे पकड़ा है। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मना किया था उसे सर, वो मेरी सुने तब ना। सर मर्डर वाले दिन से लेकर अभी तक मैं बस उसको बचाता आ रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। पर अब नहीं, नहीं नहीं नहीं, उस औरत ने सर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया सर। अच्छा, उसने? किसने? मेरी भाभी सर। मैं मुंबई नया नया आया था सर, मुझे कुछ नहीं पता था। इस औरत ने भड़काया मुझे, मेरे अपने सगे भाई के खिलाफ मेरे को भड़काया सर। मैंने गलती की है सर, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता सर। मैं कैसे छोटी सी बच्ची को मार सकता हूँ सर? मैं कैसे सर? अच्छा, मतलब तेरा कहना है कि शीतल ने ये खून किए हैं? मैं तो कांदीवली में था ना सर। अरे हाँ, मैं आया तो मैंने देखा। लेकिन तेरा वो दोस्त शाहिद, वो तो कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है कि उस दिन वो तेरे नाम से मिस्टर भोसले को कांदीवली में ऑप्टिमाइजर बेच रहा था। तो इसका मतलब तू लक्ष्मी और स्वीटी का बेरहमी से कत्ल कर रहा था। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदद के लिए। थैंक यू। हाँ, तो तू अब कंटिन्यू कर। मुंबई तक का लंबा सफर तय करना है तो बहुत टाइम है अपने पास। कर शुरू। भैया ने पैसे भेजने बंदी कर दिए, और जिस तरह का मेरा रहन सहन था, खर्चे थे, पैसे कम पड़ने लगे। शीतल का खर्चा अलग। मुझे ये बात पता थी कि लक्ष्मी आई के पास काफ़ी ज्वेलरी है। मुझे ये भी पता था कि उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि किसी दिन उनका दामाद दिनेश उनके सारे पैसे हड़प लेगा। इसीलिए मैंने उन्हें आइडिया दिया कि आई, तुम ना सारे पैसे, गहने वगैरह सब कुछ निकाल कर ये वाला अकाउंट बंद कर दो। एक नया अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें डाल देते हैं, और दिनेश को हल्की सी भी भनक नहीं लगेगी। मैं खुलवाऊंगा नया अकाउंट, हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था सर कि इंसान की खोपड़ी में एक पॉइंट होता है जहाँ पर आप किसी कुंडे जैसी चीज़ या फिर किसी भारी चीज़ से अगर चोट करें तो याददाश्त चली जाती है। मैं स्वीटी से मैं सच में बहुत प्यार करता था। मुझे पहले ये भी ख्याल आया कि मैं इस छोटी बच्ची को कहीं दूर छोड़ के आ जाता हूँ सर, पकड़े जाने का डर। और मानना पड़ेगा, मैट्रिक फेल है ना तू। 21 साल के सेल्समैन से इस तरह के प्लानिंग की उम्मीद नहीं की थी हमने। अबे, और अपना दिमाग सही जगह पे लगाते हैं, कुछ साल और जी लेते तुम। मिर्ची कम डाल, आजकल बहुत मिर्ची डालने लगी है तू। वाह, कितनी उशीर ज़्यादा। छोटे लाल। जी मैम साहब। ये ले, टिफिन ले लो और जल्दी से गाड़ी निकालो। शांति, तू कपड़े देखना। हाँ, स्मृति, स्मृति, ये लड़की तो आज जल्दी आ, देख 8 बजने को आए तेरे पापा। पता है, बाबा को लेट होना पसंद नहीं। मिलिट्री स्कूल है अपना घर। चुप कर, वो सुनेंगे तो। हाँ हाँ। अरुणा, टिफिन झाला का माझा? झाला। छोटे लाल को दिया है। हाँ। पंक्चुअल रहेगी तो अच्छी बात है ना बेटा। बात कर लीजिए ना, बार बार फोन आ रहा है। ऐसे लोगों से बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बेटा चलो। हो बाबा, मैं जा रही हूँ। जल्दी जा। उधर नीचे। मुझे ऑफिस से निकाल के तू ऑफिस जा रहा है? मिश्रा जी, आप शांत हो जाइए। देखिए आप जाइए, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। छोटे लाल देखो ना। मिश्रा जी आप जाइए, देखिए प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए घर, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा। अरे मिश्रा जी, अरे आप घर जाइए। चलिए साहब।
आर यू ओके बेटा? हाँ बाबा। हेलो, हाँ बोलो। नहीं नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो बेचारा मिश्रा जेल जाएगा। मानता हूं कि उसकी गलती है, लेकिन उसकी भी कोई मजबूरी थी। नहीं नहीं, एक काम करो, अकाउंट्स में बोल दीजिए कि उसका पीपीएफ रिलीज कर दे। Come on, baby. अर्जुन फोन देखने दो ना। सी आई का फोन कट गया। It's 7:10 already. अर्जुन ड्रॉप मी होम। बाबा मुझसे पहले घर पहुंच गए ना तो सुनामी आ जाएगा। आता है ये दिल, क्या जवाब दूंगी मैं उनको? अरे यार, कितनी डरपोक हो तुम। अरे बोल दो ना अपने पापा से कि तुम अब अर्जुन की हो चुकी हो, ओके? एंड बाय द वे, आज मेरा पूरा घर खाली है। मेरे पेरेंट्स ना इतने कूल नहीं है। नाउ ड्रॉप मी होम। ओके फाइन, लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर मेरा घर खाली हुआ ना, सर तुम्हें तो किडनैप ही कर लूंगा। लास्ट किस बेबी। स्मृति, बाबा क्या हो रहा है ये? हाँ बाबा, चल चल तू। और स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? अगली बार सीधे जेल जाएगा, जेल। जाने तो साहब। स्मृति, काय झाला? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए तुमसे। तुम्हारी बेटी कहां जाती है, किसके साथ जाती है, तुम्हें भी नहीं पता। और होगा भी कैसे? अपने आप पे ध्यान होता है तुम्हारा, घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं। काय बोलता है तुम्ही? क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। पूछो अपनी बेटी से। स्मृति, क्या हुआ है? क्या किया है तूने? यहाँ कोई कुछ कर सकता है? ये घर नहीं, जेल है। मुझे नानी के घर नागपुर भेजने का प्लान बना रहे हैं पापा। स्मृति बेबी, यू कैन नॉट लीव मी। मैं मर जाऊंगा। काम डाउन बेबी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अब टाइम आ गया है बाबा की डिक्टेटरशिप खत्म करने का। बहुत हो गई मनमानी। अब मैं 19 की हो गई हूँ। अब वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। That's my girl। और हाँ, तुम्हें अपने फ्रीडम के लिए लड़ना ही चाहिए। Exactly। समझते क्या है वो अपने आप को? मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देखो, तुम जो भी करो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। नेवर। ये सब मैं इसीलिए तो कर रही हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों कहीं भाग जाते हैं। नहीं नहीं, अरे स्मृति, मेरा मतलब अब भागना नहीं। अरे तुम घर छोड़कर क्यों जाओगी? जिसे घर छोड़कर जाना है वो जाए, ओके? मतलब वो एक काम करते हैं स्मृति, लेट्स मीट अप एंड प्लान समथिंग, ओके? या बाय। कुछ करूं ना करूं, इस घर में जो भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूं। हाँ, सिर्फ मैं। ऐसा लगता है सब छोड़ के चली जाऊं मैं। अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। शायद वो बाथरूम से आ गए हैं। रखती हूँ, कल मिलूंगी। अच्छा बाय। हम अक्सर कहते सुनते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। शायद यही हो रहा था पाटिल परिवार के साथ। सच ये था कि घर में रहने वाले तीनों ही लोग एक दूसरे से खुश नहीं थे। हर कोई एक दूसरे से कुछ छिपा रहा था। क्या यही राज वजह बन रहे थे आपसी रिश्तों में दूरियों के लिए? साहब, अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या? चाबी तो मेरे पास है। साहब का खून हो गया। खून?
साहब, घर से सारा सामान गायब है, कैश, ज्वेलरी, सब कुछ। लगता है चोरी का मामला है। राउत, पता करो उस घर में काम कौन कौन करता है। ठीक है साहब। लाश सबसे पहले तुमने देखी थी? हम दोनों ने साहब, पर ये सब बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं तो दिन भर काम खत्म करके रात को ही घर चली गई थी, और ये सब कब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता है साहब। घर में कौन कौन रहता है? मैम साहब और स्मृति बेबी। बाकी घर वाले कहाँ हैं? साहब कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? साहब कल रात को तो सब कुछ ठीक ठाक था। कोई दुश्मनी, कोई हाथापाई? साहब कल सुबह मैं पाटिल साहब को लेके जा रहा था तो रास्ते में मिश्रा जी मिले थे। मिश्रा कौन है? साहब मिश्रा जी उनके यहाँ अकाउंट का काम देखते थे। पिछले महीने साहब ने उनको नौकरी से निकाल दिया। और हाँ साहब, कल रात में अर्जुन से भी साहब की कुछ कहा सुनी हो गई थी। अर्जुन? जी। ये कौन है? स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? अगली बार सीधे ही जेल जाएगा। ठीक है, जा। राउत जी सर। ये घर में जितने भी लोग रहते हैं सबके बारे में पता करो। ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। ये मिश्रा कौन है, अर्जुन कौन है, इनके भी एड्रेसेस निकालो। और तुम एक काम करो, आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, सबसे इंक्वायरी करो, पूछताछ करो। साहब माँ बेटी दोनों का फोन ऑफ आ रहा है। ये माँ और बेटी गई कहाँ होंगी? रहो, फोन ट्रेस करा लवकर। ठीक है। साहब, मिसेस पाटिल और उसकी लड़की स्मृति दोनों की फोन की लास्ट लोकेशन उनका घर ही था, और उसके बाद उन दोनों का कोई आता पता नहीं। राउत तुम एक काम करो, इन दोनों को मिसिंग पर्सन में रजिस्टर करो और दोनों की फोटो सर्कुलेट करवाओ। और साहब मला वाटतं कि मिश्रा ने ही, क्योंकि उसी ने कल मिस्टर पाटिल को जान से मारने की धमकी दी थी। राउत, अगर मिश्रा ने मिस्टर पाटिल का कत्ल किया है तो सवाल ये उठता है कि स्मृति और मिसेस पाटिल किधर लापता है। तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड हो सकता है। साहब मैंने जो भी किया वो पाटिल साहब के इशारे पे किया था। साहब उन्हीं के कहने पे मैंने कंपनी का पैसा शेयर मार्केट में डाला था, और जब वो पैसा डूब गया तो उसी बात का इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगा के मुझे नौकरी से बाहर कर दिया। साहब ऐसा किसी के साथ भी होगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना साहब। और गुस्से में आके तूने पाटिल का फोन कर दिया? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैं तो उस दिन के बाद से पाटिल साहब को देखा भी नहीं। अर्जुन कोण आहे? तुमच्यापैकी अर्जुन कोण आहे? हे उठे, उठ। अर्जुन कोण आहे? मी है। तो तेरा नाम अर्जुन है? जी। कल स्मृति के बाप के साथ तूने झगड़ा क्यों किया? अरे शपथ सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो अरे उल्टा उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। बाबा चल चल तो। अब स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? मैं एक अच्छे घर से हूँ, और स्मृति और मैं तो एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते हैं, मगर उसका चलना बाप प्यार व्यार क्या जाने। सर स्मृति हमेशा डरी हुई रहती थी। उसके बाप का फोन आया नहीं कि उसे पसीने छूट जाते थे। अब तेरी बारी कृष्णा, जा। चल जा। दे तू तो चैंप है यार। बाबा का फोन। हेलो बाबा। प्रीति 8:15 बजले, कहा था ना 8 बजे तक घर पहुंच जाना। बाबा वो ट्रैफिक है रास्ते में, आप गुस्सा मत करो, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? बाबा जाना होगा। सर कोई लड़की को ऐसे मारता है क्या, और वो भी खुद की बेटी को? सर स्मृति के पापा तो उसे किसी भी बात पे मारते थे। रिलैक्स, ओके? ये हुआ कैसे? मैथ में मार्क्स कम आए तो बाबा ने कान खींच दिया। कैसा बाप है तेरा? सर अब तो मुझे स्मृति की चिंता होने लगी है। कल रात से फोन ट्राई करो, फोन ही नहीं लग रहा। सोचा कि घर जाके मिल लूं, लेकिन अगर उसके खड़ूस बाप को पता चलता तो उसे और मारता था। तो
कल रात तेरी ना स्मृति से बात हुई ना ही तू उससे मिला। नहीं सर, मैं इन्हीं दोस्तों के साथ यहाँ कैरम खेल रहा था। कैरम खेल रहा था? इस लड़की को देखा? हाँ, ये तो अर्जुन के साथ कभी कभी बाइक पर बैठकर आती थी। इतनी सारी लड़कियों में यही एक शरीफ घर की लगती थी। यानी कि अर्जुन की और भी गर्लफ्रेंड है? साहब, गर्लफ्रेंड नहीं, ये उसी टाइप की औरतों को लेके आता था। अरे छोटे लाल, एक बात बताओ, तुम्हारा साहब है ना, अपना पाटिल साहब, ये स्मृति पे हाथ उठाता था क्या? साहब, अर्जुन के साथ वो वाला जब से केस हुआ ना, उसके बाद साहब बेबी पे बहुत गुस्सा थे। आज बताता हूँ तुम्हें, आवारागर्दी करती है, आवारागर्दी। आज वो लड़के के साथ बहुत, आज के बाद घर से बाहर निकलना बंद तेरा कर। ठीक है, चला। सर, ए बगा, इसकी मौत हुई है गला घोटने से। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मिस्टर पाटिल और स्मृति के मौत के बीच चंद घंटों का ही फर्क है। स्मृति की मेडिकल रिपोर्ट यह बताती है कि उसकी मौत के पहले उसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी हुई। राउत, ये स्मृति के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? अर्जुन। लेके आओ उसे। ठीक है सर। तो स्मृति से मिला था, फिर भी तूने झूठ बोला? हाँ? अरे साहब, मैं सच में डर गया था। स्मृति उस रात मेरे घर आई भी थी। ये I hate him, अर्जुन। I hate my dad। देखो कितना मारा है। मैं थक गई हूँ उस आदमी से। अब उसे पता चलेगा कि मैं भी उसी की बेटी हूँ। दिखाती हूँ उसे कि बेशर्मी क्या होती है। पूरी सोसाइटी में उसका बैंड ना बजा दिया तो मेरा नाम स्मृति नहीं। I need your help। क्या हेल्प चाहिए? Get me pregnant। तुम क्या पागल हो गया? प्लीज स्मृति, प्लीज। मैंने तो वही किया था, उसने मुझे कहा था। पर पता नहीं कि उसकी माँ को कैसे पता चल गया। वो हाथी रात को मेरे घर आई और स्मृति को लेकर चली गई। स्मृति? आंटी? हाँ? स्मृति? आई? काय केलंस तू हे? चल घरी चल लवकर घरी चल। नहीं आई, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मुझे पता है ना तेरे बाबा का गुस्सा। अरे मुझे मार डालेंगे वो। आंटी प्लीज, तू बीच में बता। स्मृति, इसलिए मैं डर गया था। वरना सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? भाग मारे, लेके जा। अरे साहेब, मला वाटतं इस अर्जुन ने ही बाप बेटी को मारा है। स्मृति ने अपने बाप को मारने का प्लान बनाया होगा और अर्जुन ने स्मृति को ही मार दिया ताकि उसको पैसे और गहने मिल जाएं। अब अरुणा का इसमें क्या रोल है ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अरुणा गायब है, उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। ढूंढो उसे। ठीक है सर। मिस्टर पाटिल का रवैया कैसा था? सर, मिस्टर पाटिल बहुत गुस्सेल इंसान थे। अरुणा और स्मृति बहुत डरती थी उनसे। किती वाजले? चाय का टाइम पता है ना तुम्हें? फिर भी तुम्हारी गप्पेबाजी खत्म नहीं हुई। लगता है फिर से समझाना पड़ेगा। अब भला चाय के लिए भी कोई इतना गुस्सा करता है क्या? साहब, मिसेस पाटिल के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो एक नंबर पे बार बार फोन करती थी और वो नंबर किसी रोशन के नाम से रजिस्टर है। लेके आओ उसे। क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है और अरुणा ने भी मुझसे बात नहीं की। अरुणा से तुम्हारी फोन पे रोज बात होती थी ना? रोज तो नहीं पर अक्सर बात होती थी हमारी। कब से जानते हो उसे? बचपन की दोस्ती है हमारी। अरुणा की जिंदगी में ऐसा क्या गम है जो घंटों तुमसे फोन पे बात करके शेयर करती थी? सर, बस
मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे और हाल ही में तो उसकी मैरिड लाइफ और भी उलझ गई थी। अरुणा, क्या हुआ तुम्हें? इतना अर्जेंटली मुझे बुलाया? अरुणा, बताओ भी। चोट के निशान? ये सब कैसे हुआ अरुणा? अरुणा, बताओ भी, कैसे हुआ ये सब? इस बार मैंने चाय बनाने में देर कर दी। अरुणा, इतने सालों से ये जुल्म तुम बर्दाश्त कर रही हो अरुणा। ये शादी तुम्हें खत्म कर देगी। अच्छा होगा कि ये किस्सा तुम ही खत्म कर दो। हाँ, बस बहुत हो गया। अब मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वैसे तो हर इंसान अपनी मनमानी करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों में तानाशाही की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही होती है। जैसे कि पाटिल, वो लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। नियम कायदे अपनी जगह है, लेकिन वो अपनी बात मनवाने के लिए हैवानियत पर उतर आता था। घर हो या बाहर, वो अपनी हर सही गलत सोच को दूसरों पर थोपना चाहता था और उसकी इसी तानाशाही की वजह से उसकी अपनी पत्नी और बेटी भी उससे नफरत करने लगे थे। लेकिन क्या उनकी नफरत इतनी बड़ी थी कि वो उसकी जान ले ले? हालांकि शक की सुई मिश्रा और अर्जुन की तरफ भी जा रही थी, लेकिन बिना किसी सबूत के कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था। लेडी को कहीं देखा है? जी नहीं, मुझे नहीं पता। सुनिए, इस लेडी को कहीं देखा है? सुबह 4 बजे यहाँ से निकली थी। सुबह सुबह 4 बजे कौन उठता है साहब? वो झाड़ू वाले आते हैं, उनसे पूछ लो। ये झाड़ू वाली कहाँ मिलेगी? वो सामने वाली गली में मिल जाएगी। सुनो, यहाँ बाइला तुम्हें कुठे पाहिलत का? हाँ साहब, पूरे रास्ता अपने बेटी के साथ रोते झगड़ते जा रही थी। क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? ये सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या कर दिया तूने? चल चल। चला। स्मृति अपने पिता को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उस रात वो अर्जुन से मिलने गई थी। उससे भी अजीब बात यह है, राउत के अरुणा को कैसे मालूम कि स्मृति और अर्जुन वहाँ पर मौजूद हैं? इसका मतलब ये है कि कोई तो है जिसने जानबूझकर स्मृति और अर्जुन को वहाँ पर बुलाया। और अब सवाल ये उठता है कि वो दोनों वहाँ से गए कहाँ? हेलो, ठीक है। और एक बात सर, अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाटिल एक ही एटीएम से महीने के हर 15 तारीख को 50,000 रुपये निकालता, और ये एटीएम पाटिल के घर से और ऑफिस से काफ़ी दूर है। पाटिल के ड्राइवर को बुलाओ। ठीक है सर। साहब, पाटिल साहब की बातों को मैं कैसे बता सकता था? अरे वो मेरे लिए सब कुछ थे साहब, मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता था? बता सर, तेरा बॉस वहां पर क्यों जाता था? सच बता। साहब बता रहा हूँ साहब बता रहा हूँ साहब, मीनल मेम साहब के यहाँ जाते थे। मीनल मेम साहब की गर्लफ्रेंड थी। अफेयर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं उनकी कंपनी में कंसल्टेंट हूँ। देखिए मीना जी, हकीकत क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए झूठ बोलकर पुलिस का वक्त आप ज़ाया ना करें। ये एक मर्डर का केस है, उसकी आप एक सस्पेक्ट हैं, इसलिए बेहतरी आपकी यही होगी कि आप सच सच बताएं। देखिए सर, हम 2 साल से साथ में हैं और वो अपनी शादीशुदा लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इंसान को जो चीज़ घर पर नहीं मिलती वही तो वो ढूंढने बाहर निकलता है। कि पता नहीं कैसे उनकी वाइफ को मेरे बारे में भनक लग गई और वो उस रात मेरे घर पहुंच गई। सॉरी, वो आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या कहा तुमने? कि वो मुझसे खुश नहीं है? अरे उस आदमी की हर हरकत को बर्दाश्त किया है मैंने ताकि वो खुश रहे, मेरी शादी ना टूटे। बाहर के लोगों को आकर कह रहा है कि वो खुश नहीं है। मुझे भी उसका ख्याल रखना छोड़ देना चाहिए। संपलय आता सब। अजीब थे उसके रिएक्शन,
मानो उस रात वो कुछ भी कर सकती थी। जब कोई परिवार टूटता है तो उसके साथ साथ वो प्यार, विश्वास और हर वो एहसास भी टूट जाता है जो परिवार को बांधे रखता है। जिस परिवार को बनने में बरसों लग जाते हैं, जो परिवार हमारे जीने की वजह बन जाता है, उसी परिवार को हम अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। जिस परिवार की खुशी हमारे जीने का मकसद बन जाती है, गुस्से और धोखे का दर्द हमें उसी परिवार को चोट पहुंचाने पर उतारू कर देता है। पाटिल परिवार में भी शायद यही हो रहा था। इंसान अगर अपनों से नफरत करने लगे तो उस नफरत का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। शायद मिनल के मिलने के बाद अरुणा ने ही अपने पति का कत्ल किया, और शायद प्रीति ने ये सब देख लिया था, इसलिए उसने स्मृति को भी। और शायद इन सब में अरुणा ने मदद ली अपने सो कॉल्ड फ्रेंड रोशन की। ये अरुणा का मिलना बहुत जरूरी है। आइए यहाँ आइए। ए बाजू करा ना, बाजू करा, साइड लगा रहा था। राउत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। आजकल ये क्रिमिनल्स पुलिस वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये नया प्लेयर कौन है? साहब, उस रोशन का घर ये करीबी है। देखिए मिस्टर रोशन, अब ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मिसेस पाटिल की बॉडी आपके घर के बिल्कुल पास पाई गई है। सर, बॉडी मेरे घर के पास पाई गई। इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि मर्डर मैंने किया है, और मैं क्यों मारूंगा उसे? वो मेरे बचपन की दोस्त थी। पैसों के लिए आपने मारा मिसेस पाटिल को, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और आप लोग असली किलर को छोड़ के क्यों मुझ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरा हाथ नहीं है इस सब में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बता रही कि मिसेस पाटिल की मौत 2 दिन पहले ही हो गई। मौत की वजह पॉइजनिंग। शरीर पे पाए हुए निशान ये साफ जाहिर करते हैं कि मरने से पहले मिसेस पाटिल ने अपने आप को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल किया। अरे साहब, उस दिन झाड़ू वाले ने भी बताया कि उसने मिसेस पाटिल को सुबह सुबह अपनी बेटी को घसीटते ले जाते हुए देखा। तो इतने सुबह सुबह टैक्सी या ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है सर, और वहाँ से वो पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि उनका घर वहाँ से बहुत ही दूर है। राउत, मेरी समझ में नहीं आता कि मिस्टर पाटिल को ये कैसे मालूम पड़ा कि उनकी बेटी स्मृति कहाँ है, क्योंकि जिस रास्ते पे उन्होंने स्मृति और अर्जुन को पकड़ा था वो रास्ता उनके घर के रास्ते से बिल्कुल अलग है। और उसी रात मिसेस पाटिल को भी मिनल के बारे में मालूम पड़ा। कोई तो है राउत, कोई तो है जो ये सारी इंफॉर्मेशन मिसेस और मिस्टर पाटिल तक पहुंचा रहा है। हो साहब, उस रात को मिसेस पाटिल और उनके ड्राइवर छोटे लाल की फोन पे बात भी हुई थी देर रात को। बोलो। The number you have called is currently switched off. सर, फोन स्विच ऑफ है। ए सुनो, ये छोटे लाल का घर किधर है? यहाँ से राइट सर। साहब, छोटे लाल से घर बगा आएगा। छोटे लाल, छोटे लाल, छोटे लाल है? नहीं साहब। कहाँ गए? सर, उनको 2 दिन का नासिक का भाड़ा मिल गया ना, इसलिए वो वहाँ गए हैं। फ़ोन करेंगे करके बोला, लेकिन उनका फ़ोन बंद है। शायद चार्जर लेकर जाना भूल गए। आप लोग पाटिल साहब के केस के बारे में बात करने आए हैं? हाँ, रूटीन पूछताछ करनी थी। तुम्हारे पास उनका कोई नंबर है या फिर किसके साथ गए मालूम है? नहीं साहब, वो कहाँ बता के जाते हैं। चला। साहब, छोटे लाल की लास्ट कॉल लोकेशन पूना रेलवे स्टेशन के आसपास की थी, और कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि वो मिश्रा के लगातार टच में था। उसके मकान मालिक ने यह बताया कि 4 दिन पहले उसने
6 महीने पुराना हिसाब चुकता किया और 3 महीने का किराया एडवांस में दिया। और ये सारी रकम उसने कैश में दी होगी? वही सर। मैं मर्डर के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन पाटिल के घर पे जो चोरी हुई उसमें 100% इस छोटे लाल का हाथ है। मिश्रा के साथ मिलकर उसने पाटिल के घर पे चोरी की और फिर फरार हो गया। राउत, मिश्रा को लेकर आ। साहब, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि उस रात तो हम शहर में थे ही नहीं। साहब लेकिन एक बात और है, ये छोटे लाल हमसे अक्सर बातें किया करता था, साहब नौकरी छोड़ने के बाद भी। कभी पैसों के लेन देन की बात की उसने तुमसे? हाँ सर, शायद एक बार दारू के नशे में। अच्छा एक बात बताइए मिश्रा जी, पाटिल साहब हफ्ते में कितना पैसा लाते होंगे? कम से कम 10 लाख रुपए। और देख लेना छोटे लाल, एक दिन यही रुपया इसकी जान ले लेगा। छोटे लाल के कॉल रिकॉर्ड से हमें 2 अननोन नंबर मिले जिनसे उसकी अक्सर बात ही हुआ करती थी। मर्डर वाली रात को भी इन्हीं 2 नंबर पर बात हुई। तुम एक काम करो, ये छोटे और मिश्रा के घर पे नजर रख, यहीं से हमें क्लू मिले। सर, छोटे लाल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। व्हाट? यस। राउत, मला वाटतं ये खूनी है ना, पाटिल का कोई खास है। इसको पाटिल की सारी इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है छोटे लाल को उसके बारे में मालूम पड़ गया हो और उसने भी छोटे लाल को। साहब मलाई तेज वाटत है। राउत, अब एक मिश्रा ही है जो हमें इस केस के अंजाम तक पहुंचा सकता है। सर मिश्रा के घर वालों से मेरी बात हुई थी। उस रात वो मुंबई में किसी रिश्तेदार की शादी में गया था। छोटे के मोबाइल पे जो 2 अननोन नंबर थे वो उसके साले रघु लल्लन के नाम पे रजिस्टर थे। सर उनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। चला। ये पकड़ा है, ये पकड़ो, पकड़ इसको। देखो, मार खाने से अच्छा है कि तुम लोग सब कुछ सच सच बता दो। अपने जीजा छोटे लाल के साथ मिलकर तुम लोगों ने पाटिल के घर पे चोरी की, है ना? पैसे की लालच में। और पैसे की लालच में तुम लोगों ने अपने जीजा को मार डाला, अपने रास्ते से हटा दिया। अपनी जीजी का भी ख्याल नहीं किया तुमने, हाँ? अपनी जीजी का भी ख्याल नहीं किया तुम लोग ने। साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। हम दोनों तो पिछले महीने यहाँ आए थे काम ढूंढने और अपनी जीजी के यहाँ ही रुके थे साहब। हम दोनों का प्लान बना थे साहब। हम तो ठीक से यहाँ के रास्ते भी नहीं जानते। ये पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए ये पैसे? हाँ, कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आए पैसे? बोल। हमसे ये करवाया गया था साहब, पैसों के लिए। हाँ साहब। किसने करवाया? किसने करवाया? साहब, आप लोग मुझे यहाँ ऐसे क्यों लेकर आई है? साहब देखिए, मेरा 8वां महीना चल रहा है साहब। आप लोगों को एक गरीब कमजोर औरत पर तरस भी नहीं आता क्या साहब? कमजोर औरत? साहब मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे मेरी खोली पे जाना है साहब। हाँ। तेरे भाइयों ने सारी असलियत बता दी हमें। मैं ये लिहाज नहीं करूंगा कि तू किस हालत में, इसलिए बेहतर तेरे लिए ये होगा कि तू सच सच बता दे, वरना मैं अपने हिसाब से अगर सच उगलवाऊंगा तो याद रखना। सच क्या है? साहब, हम लोग गरीब है तो क्या इंसान नहीं है साहब? और वो साला पाटिल हमको इंसान ही नहीं समझता। आपको पता है उसने क्या किया? समझ में आ गया था, इस पाटिल की नौकरी के भरोसे मेरा घर नहीं चल सकता। इसलिए मैंने अपने पति और भाइयों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अब हम पैसा निकालेंगे तो अपने तरीके से। मुझे पता था वो पाटिल अपने घर पे हर बुधवार को 10 लाख रुपया लेकर आता है।
पति ने पाटिल को मारा और तब तक मेरे भाइयों ने सारा पैसा और गहने बटोर लिए। मेम साहब और बेबी को भी उसी रात टपकाना था, इसीलिए मेरे पति ने मेम साहब के कान में सांप के चक्कर वाली बात डाल दी और बेबी के भी चक्कर के बारे में बता दिया। तुम लोगों ने उन दोनों को अर्जुन के घर से किडनैप कराया था ना? हाँ। छोटीलाल, गाड़ी क्यों रोक दी? पाटिल की बेटी को तो रास्ते में ही हमने मारकर तालाब में फेंक दिया। चल, चल। और मिसेस पाटिल को तूने जिंदा रखा ताकि सारा इल्जाम तू उन पर डाल सके। जी। तू ये सब क्यों कर रही है? जितना बोला है ना उतना कर, वरना अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगी तू। मेरी बेटी को कुछ मत कर, मेरी बेटी को कुछ मत कर। चल लिख। लिखो, उन दोनों को मारने के बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं बनता है। मेरा पति एक नंबर का नशेड़ी था। नशे के हालत में वो पागल हो गया था साहब। और यही वजह कि तूने उसे मार दिया। मारा नहीं साहब, मारना पड़ा। इस लूट में हम लोग 4 लोग थे। हम सबको 2.5 लाख और कुछ गहने मिले थे। इतना पैसा देखकर वो पागल हो गया था। साले छोटे, आजकल बहुत पैसे छलक रहे तेरी जेब से। एक ड्राइवर की पगार में इतनी है ऐसी? जरा हमें भी तो बता। यार छोटे लाल, तेरी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? हाँ? भाई तुम लोग सुनोगे ना, पटके हाथ पे आ जाएगी। भाई छोड़ो, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, जाने दो। तूने कौन सा तीर मार लिया? सब बकवास है। बकवास साले? तुम लोगों को मालूम है मैंने क्या किया है? मैंने चल चल उठ उठ तू। दिमाग में भूसा भरा तेरे। क्या बकने जा रहा था तू? अरे पागल औरत, मैंने कुछ नहीं बताया। और मैंने रोका इसलिए, वरना तो सब बक देता तू। साले, मैं किसी को कुछ बताऊं, किसी को कुछ कहूं, तू कौन होती है रोकने वाली मुझे? मैं सबको बता दूंगा कि इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी तू है, तू। उसकी इन हरकतों से लोगों को शक होने लगा था। मैंने उसे रोका तो उसने मुझे ही मारा। ये सारा प्लान मैंने बनाया। वो मुझे ही चुप कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं हमेशा के लिए चुप कर दूं। पाटिल जैसे लोगों को तो भगवान ने पैसा ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं समझते। और मेरे पति जैसे लोगों को तो उल्टा पैदा ही नहीं होना चाहिए। वो किसी काम के नहीं होते, किसी भी काम के नहीं होते वो। गरीबी की बीमारी से बचने के लिए छोटे लाल की बीवी ने जो रास्ता चुना, वो जेल की सलाखों के पीछे खत्म हुआ। पुलिस ने छोटे लाल की बीवी और उसके दोनों भाइयों को पाटिल, अरुणा और स्मृति के मर्डर, चोरी और सबूत मिटाने के गंभीर जुर्म के लिए गिरफ्तार किया है। इस सब में सबसे बड़ा नुकसान शांति के अपने बच्चों का हुआ। जिन बच्चों के भविष्य के लिए शांति ने सब कुछ किया, वो बच्चे आज और भी ज्यादा बेसहारा हैं। अब उनके पास न बाप का साया है और न ही माँ की ममता। शांति के हिसाब से वो पाटिल को सबक सिखा रही थी, पाटिल को मार कर वो इंसाफ कर रही थी। लेकिन अगर हर इंसान अपना इंसाफ खुद करने लगे तो कैसा होगा हमारा समाज। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि हमें पाटिल जैसा इंसान भी नहीं बनना चाहिए, जिसके गुरूर और ईगो की कीमत उसे और उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। अच्छे बर्ताव की कोई कीमत नहीं होती, पर फिर भी वो अनमोल होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।